हेलो नमस्कार विद्यार्थीगण, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सहरसा साइंस स्टडी में। विद्यार्थीगण, आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले केमिस्ट्री जो क्लास 10th का चल रहा था उसमें 2 पार्ट हो चुका है, जिसमें कि रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया अभिक्रिया कुछ प्रकार बता दें, संयोजन वियोजन अभिक्रिया हो चुकी थी। और हम सीख रहे थे समीकरण को बैलेंस करने के लिए अभिक्रिया में, इसमें अभिकारक उत्पाद को बैलेंस कैसे किया जाता है वो सभी मैंने सीख लिया इस पिछले वीडियो में। आज इस वीडियो में थोड़ा-सा 2-3 को और बैलेंस करने के लिए सीखेंगे। उसके साथ-साथ जो है हम जो बचा है रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें कि विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन में आ जाता है एक अवक्षेपन अभिक्रिया, उसके बाद जो होता है एक उदासीकरण अभिक्रिया। इस सब के बारे में डिस्कस करते हुए 1 से 2 क्लास में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से तैयारी करेंगे और 2027 में अच्छे मार्क्स के लिए तैयारी ज़रूर कीजिए। और फिजिक्स का भी हम 1 से 2 दिन में स्टार्ट कर देंगे। फिजिक्स का बहुत पीछे चल रही है इसे। फिजिक्स का प्रकाश वाला चैप्टर है वो भी मैं स्टार्ट जल्दी कर दूँगा। आप लोगों से निवेदन है, तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने वीडियो को जो है दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है? तो इसके बाद जो बताया, जैसे कि अब आप लोगों को बताया था कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, प्रत्येक चैप्टर का मैंने बोला था ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का 1 पेज या 2 पेज मिलेगा। जितने ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो सारे ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपका ऑब्जेक्टिव एक भी परीक्षा में छूटेगा नहीं। ठीक है? तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और इसका जो है लिंक जो है, नोट्स का लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। वहाँ से आपको वीडियो ये जितना भी है नोट्स, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए विद्यार्थीगण, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। इसमें कि पढ़ेंगे हम थोड़ा-सा 2 रासायनिक समीकरण को थोड़ा-सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कैसे बैलेंस किया जाता है। उसके बाद हम अपने अभिक्रिया जो है वो उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पे जैसे पहला देख लीजिए, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए कुछ दिया गया था, उसमें थोड़ा-सा ये भी चर्चा कर लेते हैं इसमें। ठीक है? यहाँ देखिए, बैलेंस करने के लिए बताया गया था, तो बैलेंस कैसे किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, पहले अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ की क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि इसमें कितना है। 1 मिनट। हम लोग जान चुके हैं यहाँ पे ये दोनों क्या हो, ये यानी तीर चिन्ह के बाईं तरफ जितनी भी है वो सारे अभिकारक होते हैं, और तीर चिन्ह के दाईं तरफ हम जैसे देखेंगे वो उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक उत्पाद में कितने परमाणु संख्या है वो सबको आपस में बराबर करना। बराबर करने के बाद अगर बराबर नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं, गुना करते, तो वो पीछे से गुना करते थे। इस तरह से हम इस विधि को कहते थे हीट एंड ट्रायल मेथड। इसलिए करना जरूरी था क्योंकि इसमें द्रव्यांश संरक्षण सिद्धांत का पालन होता है, जिन्होंने लेबोरेटरी साहब ने इनको प्रतिपादन किया था। चलिए 4 क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करके उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बैलेंस की। जैसे पहला में HNO3 है और CaOH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट, और ये जल बनाता है। तो इसमें देखेंगे समीकरण बैलेंस है नहीं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितनी है, एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तीर चिन्ह के बाईं तरफ देखना है कितना हाइड्रोजन है। तो बाईं तरफ एक हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन। यहाँ तो एक ही है, लेकिन ब्रैकेट में यहाँ देखिए 2 लगा हुआ। ये क्या करना, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, यहाँ हाइड्रोजन एक। अब क्या करेंगे, टोटल हो गया 3। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है बस। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, 2 इधर लगा दिए तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, इधर 2 दूना 4, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, इधर गुना कर देते 2 हाइड्रोजन। अब 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कम क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, हम जो है जिसका नाम है नाइट्रोजन, N। नाइट्रोजन यहाँ कितना है, एक पहले था, लेकिन जैसे हम 2 लगाए यहाँ पे, अब 2 नाइट्रोजन हो गया। तो 2 नाइट्रोजन को बैलेंस करने यहाँ हो गया, अब 2 नाइट्रोजन इधर है, कहीं नाइट्रोजन नहीं, बस एक ही 2 नाइट्रोजन यहाँ। नाइट्रोजन इधर कितना है, एक नाइट्रोजन है, लेकिन जब ब्रैकेट लगा हुआ 2 से गुना किया हुआ है तो 2 नाइट्रोजन हो गया। तो नाइट्रोजन 1 गुना 2, 2 नाइट्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन, क्लियर। नाइट्रोजन काम क्लियर हो गया। अब देखेंगे बारी से ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन 3 है, लेकिन 2 से हम जब बैलेंस किए हाइड्रोजन को, तब 2 इधर भी लग गया तो 2 से गुना सभी में हो जाएगा। तो 2 तिया 6 हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 2 ऑक्सीजन, 6 2 8 ऑक्सीजन। और इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन, 2 से गुना इधर कर दीजिए, इधर 2 से गुना कितना कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन। और यहाँ कितना ऑक्सीजन, 3 पहले था, गुना होगा 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 6 और 2 8। तो ऑक्सीजन भी क्लियर हो गया, यानी यहाँ पे लगाना था 2 और यहाँ पे लगाना 2 था। हमारा समीकरण बैलेंस हो गया। सीख गए, अभिकारक वाला और उत्पाद वाला दोनों को बराबर करना है, चाहे जितना हमें करना पड़े। इसी को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे सोडियम, और इधर देखिए तीर चिन्ह के बाईं तरफ देखिए सोडियम कितना है, एक है, इधर और कहीं नहीं है।
तो अब यहाँ पे देखिए सोडियम 1, इधर सोडियम कितने है? 2 है। अब कैसे करें? तो 2 इधर लगा देते हैं, सिंपल सी बात है। 2 ऑक्सीजन ये सोडियम और 2 सोडियम बराबर। अब आगे देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी है? पहले 1 थी लेकिन जब 2 बैलेंस किए तो यहाँ 2 हो गया, तो 2 एका 2 यानी ऑक्सीजन यहाँ 2 और ऑक्सीजन है यहाँ कहीं पे? हाँ, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन थी इनके बाईं तरफ और ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है। तो 4 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ कितनी ऑक्सीजन? 2 ये 4 ऑक्सीजन, यहाँ है 1 ऑक्सीजन, 5 है। अब क्या करेंगे? यहाँ 4 है, यहाँ 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ 5 ऑक्सीजन। क्यों नहीं यहाँ 2 लगा दें? तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। यहाँ क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम। हाइड्रोजन यहाँ अब बचा क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ 1 था और 2 पहले बाद में लगाए, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और हाइड्रोजन यहाँ 2 है। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया। अब क्या करना है? 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कितनी है? 2 दूनी 4। अब बैलेंस ये भी हो गया, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ। समीकरण बैलेंस हो चुका है, यानी 2 यहाँ लगाना था, 2 यहाँ लगाना था। ये भी समीकरण बैलेंस हो गया, ये भी समीकरण बैलेंस हो गया। अब चलिए अगला तीसरा देख लेते हैं हम फटाक से। सोडियम यहाँ 1 और कहीं सोडियम है नहीं, समीकरण। और यहाँ सोडियम कितना? 1, यहाँ भी सोडियम 1, यहाँ भी सोडियम 1। चलिए सोडियम का काम खत्म। अब चलते क्लोरीन पे। क्लोरीन यहाँ 1, यहाँ क्लोरीन 1 बराबर, ये भी है। यहाँ चांदी 1 Ag, यहाँ भी चांदी 1 और कहीं कुछ नहीं है। NO3 N ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन 1, यहाँ नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन यहाँ 3, ऑक्सीजन 3। ये समीकरण बैलेंस वाले से, इसमें कुछ करना नहीं। समीकरण पर ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा नहीं खास करके, ऐसा या ऐसे पूछ सकता है इसमें समीकरण बैलेंस है या नहीं, ये पूछ सकता है, लेकिन ये समीकरण बैलेंस वाले से है। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Ba बेरियम कहीं है समीकरण? ये किचन के बाईं तरफ नहीं है, एक ही बेरियम है और इधर बेरियम कितनी है? नहीं है बेरियम इधर। अब क्या करेंगे? इधर बेरियम 1, इधर बेरियम 1। चलिए बैलेंस हो गया। क्लोरीन यहाँ 2, क्लोरीन यहाँ कितना है? 1 है। अब क्या करेंगे? 2 लगा देंगे, इतना तो जान चुके हैं। अब 2 बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे? इधर गुना कर देंगे, 2 क्लोरीन और इधर क्लोरीन 2, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन क्लियर। क्लोरीन का काम क्लियर। यहाँ हाइड्रोजन 2 और कहीं हाइड्रोजन इधर नहीं, इधर चलिए हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, पहले एक ही था लेकिन जब क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाए तो 2 इधर हो गया। तो क्लोरीन 1, ये हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। चलिए क्लियर। सल्फर 1, इधर सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 हो गया, समीकरण बैलेंस। इस तरह से हमने सभी बहुत सारे क्वेश्चन लगभग 10 से प्लस ही ऐसा रासायनिक अभिक्रिया लिए, समीकरण लिए, जिसमें कि हमने सीख लिया समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अभिकारक में देख लेंगे। अभिकारक साइड जो तीर चिन्ह के बाईं तरफ होता है, उसमें कितने परमाणु से या अणु है, कितनी से, सभी प्रत्येक तत्व का देखना है। ये नहीं जो एक का देख लिए छोड़ दे, नहीं, प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या ज्ञात करेंगे। फिर उत्पाद तरफ जाएंगे, उसमें देखेंगे प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो उसमें क्या करते हैं? गुना लगाएंगे। किधर? पीछे की तरफ। जो कोई भी समीकरण, ये कोई सूत्र है, उसके पीछे तरफ जब भी गुना करेंगे, गुना लगाएंगे और गुना लगाते जाएंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार दोहराएंगे और लास्ट में हो जाएगा, फिर दोहरा के चेक कर लेंगे बैलेंस है या नहीं। तो हमें क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी ये सारा क्वेश्चन जो आपके बुक से लिया गया है, बाहर नहीं है। तो बुक में जितने भी क्वेश्चन हो लगभग हमने बैलेंस करने के लिए सिखा दिया। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगर कुछ भी दिक्कत हो गया तो अगर कहीं क्वेश्चन भी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला हम देखते हैं ध्यान, अगला हम रासायनिक समीकरण की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं, यहाँ देखिए। कुछ यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज दिया है ऑफ मेटल्स, कोई धातु का, ठीक है। यहाँ क्या कर दिया है? यहाँ देखिए पोटेशियम, यहाँ कह दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन से तुलना करके यहाँ पे दिया इधर की तरफ, यहाँ सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। यानी पूछ देगा, कोई क्वेश्चन भी पूछा है इनमें से, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो कौन सा धातु इनमें से कौन सा तत्व है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। उसको बाहर जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, वो तुरंत उसमें आग पकड़ लेगा, तुरंत रिएक्शन कर लेता है। याद रखना, पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील धातु होता है, पोटेशियम। उसके बाद सोडियम है। यही क्वेश्चन भी आएगा, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हाईली रिएक्टिव ये जो है एलिमेंट है, ये मेटल है। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीम और ये लीड। इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि अगला जो मेरा अपना जो अभिक्रिया है, जिसमें कि है विस्थापन अभिक्रिया, उसमें क्वेश्चन यही, ये परिभाषा यही है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? कोई हाई रिएक्टिव यानी कुछ कोई उच्च क्रियाशील धातु क्या करता है? निम्न क्रियाशील धातु को विस्थापित करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। इसी कारण से इसमें हम पढ़ना है। तो ये सीरीज दिया गया, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ध्यान से याद कर लिखिएगा।
तो कोई क्वेश्चन हमें ख्याल से दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो पूछ देगा सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, ये हो गया। और सबसे कम में जाएंगे तो सोना हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, Fe, मरकरी, कॉपर, ये सब हो गया सबसे कम क्रियाशील धातु में। उससे ये देखें ना, तीर चिन्ह की तरफ नीचे दिया गया, यानी सबसे कम और सबसे ऊपर में हो गया सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो ये हमें याद रखना है, ये अच्छे से आप लोग 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा जो कौन किससे ज्यादा पूछ देगा। इनमें से सोडियम कैल्शियम में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम है। जिंक और कैल्शियम में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक, ये कैल्शियम है। कैल्शियम से जिंक कम रिएक्टिव होता है। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसी आधार पर हम अगला जो अभिक्रिया है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगला जो है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। विस्थापन अभिक्रिया बारे में समझते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया का हम परिभाषा कैसे देंगे? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें कोई उच्च क्रियाशील धातु, हाई रिएक्टिव एलिमेंट या हाई रिएक्टिव मेटल, जो लो में ये कम रिएक्टिव कम क्रियाशील धातु है, उसको विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस करता है, अलग कर देता है। विस्थापित करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अभी इसका हम परिभाषा लिखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें कोई उच्च क्रियाशील धातु निम्न, निम्न मतलब नीचे, जो कम है क्रियाशील है, निम्न क्रियाशील धातु को विस्थापित कर नए गुणों वाले उत्पाद का निर्माण करता है। निर्माण करता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। समझ गए? यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई उच्च क्रियाशील धातु निम्न क्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, अपने से अलग कर देता है, और नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देखें। पहला करा, जब लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो घोल का रंग हल्का हरा हो जाता है और तांबा अलग हो जाता है। यहाँ देखिए किसका किसका चर्चा, लोहा और तांबा। तो अब इसमें से हमें पता करना कि लोहा और तांबा में कौन अधिक क्रियाशील धातु है। यहाँ देखिए, आप देख रहे होंगे, लोहा किधर गया, आयरन, और ये आयरन हुआ। उसके बाद क्या दिया है, तांबा यानी कॉपर, ये हो गया कॉपर। तो कौन क्रियाशील धातु अधिक है, ज्यादा क्रियाशील धातु है अपना लोहा है, आयरन है, यानी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। ये क्या करेगा, रिएक्ट करके रिएक्शन जो करेगा, हाँ यहाँ देखिए, तांबा अलग हो जाता है क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक सक्रिय है। ठीक, ये अपना एग्जाम्पल हो गया विस्थापन। इसको हम अगर लिखेंगे रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जब लोहे की कील को, लोहा का कील हो गया, किस पे डाल रहे हैं, नीले कॉपर सल्फेट के विलयन, कॉपर सल्फेट CuSO4 सल्फेट के विलयन में डाल रहे हैं, तो वह घोल हल्का मतलब घोल का रंग हल्का हरा हो जाता है। ये तो कलर अपना जो जैसे केमिकल चेंज होगा तो उसमें बताए थे, उसमें कलर में भी चेंजिंग होता है। तो कलर में चेंज करके यहाँ पे क्या करता है, तांबा को अलग कर देता है। यहाँ Cu को अलग कर दीजिए, Cu को, अब बना क्या रहा है, अब बनाएगा क्या, कॉपर यहाँ पे फेरस सल्फेट FeSO4। देखिए, लोहे के कील के क्या क्या किस में डाले, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाले। ये क्या किया, कॉपर को अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया, क्योंकि लोहा अधिक क्रियाशील धातु है, किससे, कॉपर से। तो ये क्या कर रहे थे, विस्थापन में क्या था, जो अधिक क्रियाशील धातु निम्न क्रियाशील धातु है उसको क्या करता है, अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसलिए इसका नाम रखा गया विस्थापन अभिक्रिया।
तो समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस टाइप का एग्जाम्पल आपको देगा, इसमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, या ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इनमें से पहचानिए कौन विस्थापन अभिक्रिया, ऐसे क्वेश्चन डाल देगा। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है, जैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे हमें आसानी से उसका जवाब दे देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, एग्जांपल में कह रहा है जिंक कॉपर से अधिक प्रतिक्रियाशील है। सही बात है, जिंक अभी देखे थे अभिक्रियाशीलता समय, जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो अब हम इसको कहेगा, या तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भाषा में दे देगा जिसको हम सब समीकरण कहते थे, भाषा में दे देगा, इसको कहेगा रासायनिक अभिक्रिया में बदलने के लिए, रासायनिक समीकरण में लिखिए उसको फिर बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर कह रहा है कॉपर, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, वो सही बात है, इसलिए कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करना, यानी यहाँ चर्चा किसका कर रहा है, जिंक का। तो Zn प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट हो गया, इसको विस्थापित रिएक्शन कराएंगे तो विस्थापित हो जाएगा। तो क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर को विस्थापित कर दिया, देखिए हो गया। इसको बैलेंस कर दिए, ये हो गया। अब बैलेंस करना है, जिंक है यहाँ पे, जिंक यहाँ ठीक है, एक इधर भी कॉपर एक, कॉपर एक, ठीक है, सल्फर एक, सल्फर एक, यहाँ पर ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार, ये समीकरण बैलेंस भी है। इस तरह से परिभाषा देना है। उसके बाद अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्साइड एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, मैग्नीशियम। और किससे कर रहा है, हाइड्रोक्साइड एसिड, नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होगा, HCl, इसी को वर्ड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या करेगा, ये बना लेगा MgCl2 प्लस H2, इसको विस्थापित कर दिया। अब देखना है बैलेंस है या नहीं, Mg1 Mg1, चलिए हाइड्रोजन यहाँ दो, एक है यहाँ हाइड्रोजन, दो है यहाँ, दो लगा दो, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन क्लियर। यहाँ पर क्लोरीन यहाँ कितना है, एक था, लेकिन दो से गुना किए तो दो कर देना है, तो दो क्लोरीन दो क्लोरीन, समीकरण बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा। इस तरह से हम समझ गए विस्थापन अभिक्रिया क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विस्थापन अभिक्रिया समझना, सिंपल सी बात को समझना है, विस्थापन अभिक्रियाशील में क्या होगा, कोई है रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो क्या क्या नियम, लॉ रिएक्टिव एलिमेंट को वो क्या करेगा, विस्थापित रिप्लेस कर देगा, एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कोई क्वेश्चन इससे नहीं छूटना चाहिए। चलिए ठीक है, अब आगे हम बात कर ले, तो विस्थापन भी समझ लिए, संयोजन वियोजन समझ लिए। संयोजन में दो अभिकारक मिलकर, जो पहला वीडियो में मैंने बताया था, नहीं देखे तो पहला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, वहां पे आपको बताया गया है। चलिए ठीक है, अगला हम देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी क्या पढ़ रहे थे, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे, विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ करना डबल डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन तो होगा लेकिन दो दो विस्थापित होगा। क्या होगा, इसमें क्या होता है, जनरली आप मूलक पढ़े होंगे, तो मूलक का इसमें अदला बदली होता है, कोई यौगिक है, कोई जो है कंपाउंड है, उसका जो मूलक होता है वो क्या करता है, अपना अदला बदली कर लेता है। यानी कि जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे, अभी इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ क्या करता है, अपने अपने मूलकों या समूहों का अदला बदली करके नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करता है। नए गुण में हो सक यहाँ पे हो जाएगा, कोई अवक्षेपण के रूप में ये निकलेगा, या तो नमक और जल के रूप में विस्थापित होगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, हम पहले इसका डिफिनेशन लिखा देते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ अपने अपने मूलकों, मूलकों या समूह, एक ही आयन जो उसको बोलते हैं, मूलकों का अदला बदली कर, एक्सचेंज कर देना, अदला बदली कर नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल थोड़ा सा हम डिस्कस यहाँ कर लेते हैं। समझ के परिभाषा समझ लेना है। इसमें करना क्या है, जब कोई अभिकारक पदार्थ, अभिकारक जो तीर चिन्ह के बाईं तरफ होता है, इसमें क्या करता है, दो अभिकारक पदार्थ होगा, दो अभिकारक पदार्थ के पास मूलक होगा, वो क्या कर अपने अपने मूलकों का अदला बदली कर लेता है और अदला बदली कर करके नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है। तो इसी को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक समझ गए, परिभाषा इस तरह से लिख लेना अगर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कुछ हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देखें, यहाँ देखिए, जैसे अगर पूछ देगा यहाँ पे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट है, कह रहा है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब रिएक्शन करेगा तो कैसे क्या करेगा, यहाँ पे क्या करें, दो देखिए अभिकारक है, ये दो अभिकारक है, ये करेगा, इसका मूलक कौन है, सोडियम का मूलक कौन है, SO4। हाँ देखिए सोडियम का मूलक SO4 और बेरियम का Cl2, ये एक्सचेंज कर लेगा, ये क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज करके क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनेगा प्लस NaCl। देख लीजिए, तो हम कलर कर देते हैं, अदला बदली किया। इसमें अभिकारक पदार्थ, यहाँ देखिए तीर चिन्ह के बाईं तरफ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अभिकारक पदार्थ यहाँ बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है, Na सॉरी सॉरी यहाँ पे Na2 होगा, Na2 Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये दोनों से रिएक्शन हम जब करवाएंगे तो ये जो सोडियम के पास SO4 है और बेरियम के पास Cl2 है, ये क्या करेगा, BaCl2 वाला दे देगा, बेरियम दे देगा सोडियम को, और सोडियम के पास SO4 है वो दे देगा बेरियम क्लोराइड को, यानी अपने अपने मूलकों का अदला बदली कर रहा है, एक दे रहा है तो एक ले रहा है, ये अपना वाला उसको दे दिया, वो अपना वाला इसको दे दिया। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। इसके भी कुछ टाइप हैं, जिसमें कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप है अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, जो क्रिस्टल के रूप में अलग होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं उदासीकरण अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, लवण और क्षारक बनता है पदार्थ, अम्ल और क्षारक अभिक्रिया के लवण और जल बनता है, तो उसको हम कहते हैं विस्थापन, ये उदासीनीकरण क्या, अभी तो जस्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल समझ गए, यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल में, जब अभिकारक पदार्थ अपने अपने मूलकों का अदला बदली करके नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पे बहुत विद्यार्थी कुछ टेंशन इस बात का होगा, BaCl2 मतलब क्या होता है, सोडियम सल्फेट क्या क्या होता है, बेरियम सल्फेट क्या होता है, सोडियम सल्फेट, इस का देखिए फार्मूला याद करने से संभव नहीं है, आप कैसे याद कीजिएगा। तो 9th क्लास में अगर कोई विद्यार्थी पढ़ेंगे तो हमने ख्याल से उनको तो कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि वो एक चैप्टर है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसमें सारा चीज बताया गया, कैसे समीकरण का जो है निर्माण होता है, ये सूत्र का निर्माण करने के लिए सीखे होंगे, तो उसके मूलक याद कर लिए होंगे, उसका परमाणु संख्या याद कर लेंगे, इसकी सहायता से आप आसानी से किसी भी चीज का बोलेगा, बेरियम सल्फेट बोला है, बेरियम का होता है, सल्फेट का होता है, Ba+2 होता है और SO4 का -2 होता है, -2, तो कोना कोनी गुना कर देते तो क्या बन जाता है, BaSO4 बन जाता है, और दो दो रहेगा तो ये कट जाता है। इस तरह से याद कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और याद रखना है तो भर दिन रटते जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें याद ही नहीं होने वाला। ये सब आप ध्यान रखिए, बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 देना है, Na2SO4 कहीं लिखा रहेगा तो समझेंगे सोडियम सल्फेट है। Na2SO4 कैसे बना है, Na के पास कितना वैलेंसी, एक, और सल्फेट का -2, तो कोना कोनी गुना करो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2 और SO4 गुना 1 SO4 होते गया, Na2SO4 हो गया, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हो गया, इस तरह से इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। समझ में आ गया, द्विविस्थापन, विस्थापन समझ लिए, द्विविस्थापन भी समझ लिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत होगा नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत होगा तो हम हैं, कोई दिक्कत इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब चलिए डिस्प्लेसमेंट के कुछ टाइप्स पढ़ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसका कुछ टाइप दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ। हाँ, अब यहाँ पे करा अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, यहाँ देख लीजिए अवक्षेपण अभिक्रिया।
अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। अवक्षेपण अभिक्रिया, विक्षेपण अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इसमें उत्पाद के रूप में एक अवक्षेप के रूप में अलग होगा, विलयन से विस्थापित हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, जब देखना वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थों के के संयोग के फलस्वरूप, संयोग मतलब जब रिएक्शन करवाना है, संयोग के फलस्वरूप एक उत्पाद के रूप में एक अवक्षेप अवक्षेप के रूप में विलयन से अलग होता है, विलयन से अलग होता है, अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक? यानी जब इसमें रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होगा, एक अवक्षेप जो है, ठोस अवक्षेप, वो विलयन से अलग होगा। तो इसी को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी एक अवक्षेप पदार्थ विलयन से अलग होना। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देखेंगे, जैसे AgNO3 है, ठीक है, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है और यहाँ सोडियम क्लोराइड है। ये दोनों से रिएक्शन करवाएंगे, ये दोनों विलयन है। AQ मतलब स्टेट शो कर रहा है ना, जैसे हम रासायनिक समीकरण बताए थे, जो अभिकारक है किस स्टेट में पाया जा रहा है, तो उसका हम स्टेट लिख देते हैं ब्रैकेट से। ये दोनों अभी AQ मतलब एक्वस सोल्यूशन के रूप में है, वो विलयन में है। ये दोनों रिएक्शन होगा तो इससे क्या होगा, एक AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो होगा वो अलग होगा, और इसमें बच गया क्या, सोडियम नाइट्रेट यहाँ बनेगा। यानी विलयन से अलग कौन हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ देखिए तीर चिन्ह के नीचे तरफ है, ये विलयन से अलग हो रहा है, अवक्षेप के रूप में विलयन से अलग हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया का है अभी। अगर क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ पे, ये एग्जांपल दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा अभिक्रिया, संयोजन दे देगा, वियोजन देगा, विस्थापन दे देगा और द्विविस्थापन अभिक्रिया दे देगा, तो आंसर देना है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है, उसमें जो आता है द्विविस्थापन में एक अवक्षेपन आता है, एक उदासीनीकरण आता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या क्या सिल्वर नाइट्रेट को जब हम का विलयन जब सोडियम क्लोराइड के विलयन से मिलाए, तो यहाँ पे रिएक्शन के रूप में क्या वो बना, तो रिएक्शन हुआ तो एक सोडियम नाइट्रेट तो अलग यहाँ वो बना ही, साथ में साथ ये सोडियम, ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये विलयन से अलग हो गया, क्रिस्टल के रूप में विलयन से अलग हो गया, अवक्षेप के रूप में। तो दैट मीन्स यह कैसा अभिक्रिया हो गया, अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल बैलेंस देखना है, बैलेंस है या नहीं, बैलेंस है AgAg बैलेंस है, N यहाँ भी NN है। ठीक है, एक Na, यहाँ पे ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, यहाँ पे सोडियम 1, सोडियम 1, ठीक है, क्लोरीन 1, क्लोरीन। चलिए समीकरण ये बैलेंस है। अगर नहीं बैलेंस हो तो पहले देख लेना, जब भी एग्जांपल देना पूछ देगा अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, आप एक एग्जांपल के रूप में आप इसको प्रूव करें। तो एग्जांपल देते समय आप हमें क्या करना है, इसमें एक एग्जांपल देंगे, और एग्जांपल जब भी देंगे तो देख लेंगे बैलेंस है या नहीं, तो वो भी ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जब कह रहा है बेरियम क्लोराइड के विलयन को सोडियम सल्फेट के विलयन से मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप जो है अलग होता है और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या करा, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। देखिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे है, अभी बताए थे द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक पदार्थ क्या करता है, अपने अपने मुल्कों का अदला बदली कर लेता है। यहाँ देखिए मुल्कों का अदला बदली कर, यहाँ बेरियम के पास क्लोराइड है और सोडियम के पास सल्फेट है, ये इसको दिया, ये उसको दिया।
अदला-बदली किया और अवक्षेप के रूप में यहाँ अलग हो रहा है, इसलिए इसको अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। तीर चिन्ह की तरफ देखिए, नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है, यानी अलग हो रहा है। तो बैलेंस है या नहीं, ये चेक कर लेना। ये समीकरण सेट बैलेंस ही होगा। बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1 था, लेकिन यहाँ देखो बैलेंस कर दिया है, 2 हो गया। सोडियम 2, यहाँ सोडियम 2, ठीक है। सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन, यानी समीकरण बैलेंस है। ये हो गया किस अभिक्रिया का उदाहरण, अवक्षेपन अभिक्रिया, यानी अभिकारक पदार्थ के संयोग के फलस्वरूप एक अवक्षेप जो है वो विलयन से अलग होगा, इसी को हम कहते हैं अवक्षेपन अभिक्रिया। समझ गए? तो विस्थापन, अवक्षेपन, विस्थापन, इतना चीज समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे चैप्टर खत्म होगा, इसका आंसर क्वेश्चन जितना भी होगा वो सारा क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो भी आपको नोट्स के रूप में टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा। चलिए अगला हम स्लाइड देख लेते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस यहाँ कर लेते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? ये भी एक ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। उदासीनीकरण कहेंगे जैसे अम्ल और क्षारक जब रिएक्शन करता है तो ये साल्ट और वाटर का निर्माण करता है, इसी को हम कहते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल हो गया। यानी अम्ल जब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसी को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं HCl, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ये अम्ल है। और NaOH क्या है, ये क्षारक है। NaOH ये क्या, क्षारक है। और NaCl क्या है, ये है लवण। और H2O क्या है, जल। तो मतलब जल होता है। क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, जब कोई ऐसी रासायनिक है जिसमें अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनता है, लवण और जल बनाता है, इसी को अभिक्रिया हम कहते हैं क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। परिभाषा हम लिख देते हैं। परिभाषा क्या होगा, जब या वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण अच्छी समझ गए। उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा कैसे देना, जब वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, उसी को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल में यहाँ देख लीजिए, नीचे में क्या है, HCl, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल हुआ, ये क्षारक हुआ। ये दोनों अगला चैप्टर ही है, अम्ल क्षारक और लवण, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स और जानकारी, अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, सिंपल ही जानना है ना। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षारक स्वाद में कड़वा होता है, लवण नमकीन होता है, ये सब हो गया। तो अम्ल और क्षारक रिएक्शन करके क्या बनेगा, लवण और जल का निर्माण करेगा, तो इसको हम कहेंगे उदासीनीकरण। उदासीन हो गया, अम्ल क्षारक रिएक्शन के उदासीन हो गया। अब देखना समीकरण बैलेंस है या नहीं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 2, नहीं क्लोरीन 1, इधर क्लोरीन 1, ऑक्सीजन यहाँ, ये सोडियम 1, सोडियम 1, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, ऑक्सीजन 1, यहाँ ऑक्सीजन भी 1, यहाँ पे ये H2O, यहाँ इसे H2O होगा। यहाँ हाइड्रोजन कहाँ है, 1 1, 2 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितना, 2 हाइड्रोजन। ये समीकरण बैलेंस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4। इसको हम सोड, ये जो है हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है हाइड्रोजन सल्फेट। और उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का KOH हाइड्रोक्साइड, ये दोनों रिएक्शन करेगा। तो क्या बनेगा, ये है अम्ल और ये है क्षारक। तो अम्ल क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल। लवण के रूप में क्या बनेगा, क्या होगा, यहाँ पे अपने मूलकों का भी अदला बदल यहाँ कर रहा है। पोटेशियम के पास कौन सा मूलक है, OH हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन के पास क्या है, SO4। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन SO4 अपना SO4 के को दे देगा, और के के पास जो OH है वो क्या कर देगा, हाइड्रोजन को दे देगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, K2SO4 प्लस क्या बनाएगा, जल, लवण हो गया ये जल।
लवण अम्ल क्षारक रिएक्शन करके लवण और जल का निर्माण किया, इसी कारण इसको हम कहेंगे कौन सा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे हम इसको? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि जब कोई अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है उसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बैलेंस है या नहीं समीकरण, वो भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन। देखिए तीर चिन्ह के बाईं तरफ देखना है। 2 1 3 हाइड्रोजन, यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे? इसको 3 को 4 करेंगे तो 4 कैसे करेंगे? यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो 2 1 2 और 2 2 4, 4 हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन कितना? 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 कर दो, 2 दूना 4 हाइड्रोजन। क्लियर। अब यहाँ देखते हैं एस मतलब सल्फर, सल्फर यहाँ कितना? 1 और सल्फर इधर है नहीं। अब उत्पाद में चलेंगे, सल्फर 1 यहाँ भी है, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन यहाँ कितना? पहले 1 था, अब बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को 2 लगाए थे तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, तो 4 2 2 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो 1 इधर था, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 4 2 6 6, समीकरण बैलेंस हो गया। इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, या इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी, ये हाइड्रोजन सल्फेट जिसको हम हाइड्रो ये सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम KOH हो गया, K2SO4 हो गया, इसको क्या कहेंगे? K2SO4 को इसको हम कहेंगे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। और ये जल, तो जल हो गया। रांची समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। विस्थापन पढ़ लिए, जिसमें क्या होता था? उच्च क्रियाशील धातु निम्न क्रियाशील धातु को विस्थापित करके नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम उदास ये कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद विस्थापन क्या किया? अपना मुल्कों का अदला बदली कर रहा है। उसमें 2 प्रकार पढ़ लिए, अवक्षेपण अभिक्रिया और एक हम पढ़ लिए हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ तक समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला हम देख लेते हैं, जो अभिक्रिया है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? उष्मा आक्षेपी, उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया करने के लिए हमें अलग से उष्मा की आवश्यकता नहीं होगी। जब हम अलग से उष्मा की आवश्यकता होगी तो उसको कहेंगे उष्मा शोषी, यानी उष्मा का वहां शोषण हो रहा है। उष्मा आक्षेपी यानी कि अभिक्रिया के बाद क्या होगा? उष्मा का उत्सर्जन होगा। रियल लाइफ में आप एग्जांपल देख सकते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है? हमें गर्मी का एहसास होता है, यानी कि हमारे भोजन का पाचन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हमारा भोजन का पाचन शुरू होता है तो वहां पे क्या होता है? हमारे बॉडी में गर्मी आने लगती है। ये किसका उदाहरण है? ये उष्माक्षेपी का उदाहरण है। जैसे क्वेश्चन पूछ जाएगा हमारे शरीर में भोजन का पाचन, या हमारे शरीर में भोजन का पाचन किसका अभिक्रिया है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का यहाँ पे उदाहरण हो गया। ये हो गया। दूसरा आप देखते होंगे, जब जो है ये घर में अपना ये चूना करते हैं तो चूना को जैसे पानी में घोलते हैं, तो पानी में घोलने के बाद कुछ देर के बाद देखिएगा उस चूना में वो पानी का पेंदी, जिस पेंदी में बर्तन, जिस बर्तन में जो है धोया जाता है, घोला जाता है उसको, उसका पेंदी नीचे वाला वो बिल्कुल गर्म हो जाता है। क्यों? यही उष्माक्षेपी, वहां पे क्या हो रहा है? उष्मा का अवशोष, ये उष्मा क्या हो रहा है? उत्सर्जित हो रहा है, वहां पर उष्मा का निर्माण हो रहा है अभिक्रिया के बाद। तो इसलिए इसको हम कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थों के संयोग के फलस्वरूप उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो इसलिए उसको हम कहते हैं क्या? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आया? चलिए हम इसका परिभाषा लिख देते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थों के संयोग के फलस्वरूप उष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गई?
ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ जब संयोग करेंगे, संयोग मतलब अभिक्रिया करेंगे, तो उसके बाद क्या बनेगा? उष्मा का उत्सर्जन होगा। उत्पाद तो बनेगा, साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होगा। यहाँ पे देख लीजिए, आप एग्जाम्पल ग्रुप में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, पहला एग्जाम्पल CO, इसको हम कहते हैं कली चूना कहते हैं, जो हम चूना पाउडर का उपयोग करते हैं। जब उसको हम पानी में घोलते हैं, यानी H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसी बर्तन में, तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो जो घुल जाता है, जिसके हम फिर दीवार पे पुताई करते हैं, उसका नाम क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसके साथ साथ क्या बोले, वो जो जिस बर्तन में हम घोलते हैं वो बर्तन गर्म हो जाता है, यानी वहां पे क्या बन रहा है? हीट का जनरेशन हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, वहां पे उष्मा उत्पन्न हो रहा है। यही एग्जाम्पल क्या कहलाएगा मेरा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे CO, इसको हम कहते हैं कली चूना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल में घुलाते हैं, जल में घोलते हैं, तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा का निर्माण हो रहा है। यहाँ देखिए बैलेंस है या नहीं, CA ठीक है, ऑक्सीजन एक एक, दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, यहाँ यहाँ हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन यहाँ पर भी दो, एक था दो। ये हो गया, इसका नाम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कली चूना। कली चूना, ये जल, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ भी चूना कहते हैं। ठीक है, इसको हम बिना बुझा हुआ चूना, अनबुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना भी, अनबुझा हुआ चूना इसी को कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी उसी को कहते हैं। और ये जल इसके साथ रिएक्शन कराएगा, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया मेरा? उष्माक्षेपी का। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को हम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा उत्पन्न होता है। यही कारण है, आप गर्मी के मौसम में ये गौर किए होंगे, जब 4 आदमी या 4 से 5 आदमी एक समूह के रूप में रहता है, तो वहां गर्मी ज्यादा लगती है। जैसे ही वो अलग अलग हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ग्रुप से टूट जाता है, अकेला आदमी रह, यानी कि एक रूम में अगर 10 आदमी है गर्मी के मौसम में, तो वहां उस समय उसमें ज्यादा गर्मी लगेगा। वहीं आदमी एक रहेगा तो गर्मी कम लगता है, क्योंकि हम लोग जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं मुंह से ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होता है। जैसे वो गर्म छोड़ेगा होता है, तो क्या होगा? तो ज्यादा आदमी है तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहां छूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छूटेगा तो हमें गर्मी का एहसास ज्यादा होती है। इसी यही है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करके क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। साथ साथ यहाँ पे क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन भी हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या? उष्माक्षेपी अभिक्रिया का यहाँ पे ये उदाहरण है। यहाँ तक समझ गए? तो अब उष्माक्षेपी समझ गए। अब अगला है उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं उष्माक्षेपी, उसके बाद आता है अपना उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब यहाँ पे आ रहा है इंडोथर्मिक रिएक्शन, वो था एक्सोथर्मिक, ये इंडोथर्मिक। वहां देखिए अंतर समझिए, उष्माक्षेपी यानी उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, कब? जब रिएक्शन करवाते हैं तब। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन करने के लिए ही इसमें उष्मा की ऊपर से जरूरत पड़ेगा, यानी अलग से उष्मा की, जब तक इसमें उष्मा नहीं देंगे तो तब तक इसमें हीट जब तक नहीं देंगे तब तक रिएक्शन करेगा ही नहीं। इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी उष्मा शोषी। यहाँ उष्मा का शोषण हो रहा है, यानी अभिक्रिया करने के लिए इसमें उष्मा की यहाँ पे जरूरत है, इसलिए इसको हम कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें कहते हैं। समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखिए, उष्मा शोषी यानी कि वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थों के संयोग के लिए बाय उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया करने के लिए बाहरी उष्मा की आवश्यकता होगी, यानी उष्मा के यहाँ क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। उष्मा शोषी इसलिए नाम रखा गया है।
तो उस अभिक्रिया को हम कहेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। समझ में आया? एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे आप फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे, जैसे प्रकाश अपना पौधा जब अपना भोजन कैसे तैयार करता है, तो हम लोग जो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसकी सहायता से, और सनलाइट जो मिलता है, यही सनलाइट प्रकाश, ये क्या एक उष्मा हो गया, यहाँ पर उष्मा का काम कर रहा है सनलाइट। और क्या, जल, जल से अपना ग्रहण कर लेता है जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश, ये जब तक नहीं होगा तब तक भोजन वो नहीं बना पाता है। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है? अपना भोजन, C6H12O6, ये अपना भोजन बनाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन छोड़ता है, जो हम लोग क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं। ये समीकरण बैलेंस है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का उदाहरण हो गया उष्माशोषी का। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक कलीज यहाँ पे है, कैल्शियम क्लोराइड और उष्मा। कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये टूटेगा, ये ऑक्सीजन, इसको जब क्या करेंगे, हीट देंगे, तो ये टूट के क्या बनेगा, कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो यहाँ क्या लग रहा है, अभिक्रिया करने के लिए यहाँ उष्मा लग रहा है, उष्मा का उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे उष्मा शोषी। इससे पहले हम पकड़े थे उष्माक्षेपी, अभिक्रिया करने के बाद उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है, अभिक्रिया करने के लिए बाहर से उष्मा की जरूरत पड़ रहा है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं क्या, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, एंडोथर्मिक। याद, ट्रिक है इसके लिए याद रखना, एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट कहने का अर्थ हुआ उष्मा का बाहर निकलना, और इंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा, इंडो मतलब इंटर करना, यानी अंदर आना, यानी कि अभिक्रिया करने के लिए उष्मा को जरूरत पड़ रहा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो आज के सेशन में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं क्या, हम कुछ समीकरण का बैलेंस करने के लिए सीख गए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया पढ़ लिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ लिए, उसके बाद द्विविस्थापन की अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें क्या अवक्षेपण अभिक्रिया था, उसके बाद था ये उदासीनीकरण अभिक्रिया था, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, ये सारे अभिक्रिया हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बचा है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें कि रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण, अपकरण, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन बचा है। उसके बाद बचा है लोहे में जंग लेना, जिसको हम कोरिजन कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। उसके बाद बचा है विकृत संधि, ये विकृत घनिता। 4 टॉपिक बच गया है, वो अगला पार्ट में, पार्ट 4 में हम उस सारे टॉपिक को कवर करके और एक जो है सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन होगा, जितने भी एनसीईआरटी का आपके बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन वहां से, और पिछले बार जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे के सेट यहाँ पे बना दिया जाएगा। तो पहला चैप्टर इस तरह से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जल्द ही कल जो है आप लोगों को लिए जो है फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे, जिसमें पहला चैप्टर है लाइट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी में पढ़ना है। तो कल से फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री, जिसमें 3 दिन फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे, 3 दिन केमिस्ट्री, इस तरह से। और बायोलॉजी के क्लास स्टार्ट हो ही गए हैं, तो बायोलॉजी की भी अच्छे से तैयारी कीजिए, यानी साइंस का, और धीरे धीरे अच्छी तरीका से आप लोग तैयार होइए, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आपको नहीं छूटेगा, 80 में से 80 आप लोग आराम से बना के लेके आइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, जिसका नाम रहेगा फिजिक्स में प्रकाश पढ़ाई होगा, और जो केमिस्ट्री का जो 4 टॉपिक बच गया उसको भी हम लोग अगले टॉपिक में क्लियर कर लेंगे, अगले सेशन में हम लोग क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।